जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्यू पीपल, हम 2-3 मिनट देख लेते हैं, अगर कोई और लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर लें, देन हम कंटिन्यू करते हैं जी फर्दर। ओके जी। तो लास्ट वीक में हमने बजटिंग के हवाले से डिस्कस किया था। बजट किस तरह से बनाए जाते हैं, प्रॉफिट गोल क्या होता है, सेल्स बजट, और देन सेल्स बजट की बुनियाद पे प्रोडक्शन बजट, एंड प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे रॉ मटेरियल यूजेज बजट हमने डिस्कस किया। एंड देन रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी, रॉ मटेरियल परचेज बजट एंड अमाउंट डिस्कस किया हमने। डायरेक्ट लेबर टाइम का बजट डिस्कस किया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, वेरिएबल और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के बजट के हवाले से भी बात हुई, और बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया जा सकता है बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन।
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने एक दो कॉम्प्रिहेंसिव क्लास में डिस्कस किए थे, बट स्टिल आपको कुछ करने को कहा गया था, कुछ प्रैक्टिस एंड कुछ अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और उसमें कोई इशू है तो फर्स्टली यू मे रेज योर क्वेश्चंस नाउ, और अदरवाइज़ अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम आया तो भी आप अपना सवाल पहले पूछ लें, ताकि फिर उससे नेक्स्ट बात है हम वो कंटिन्यू कर सकें। तो फर्स्टली क्वेश्चंस आपसे कहा जा रहा है कि आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें बाय रेजिंग हैंड रेज करें, आई विल अलाउ यू टू स्पीक, तो आप अपनी बात कर लें फिर। जी वंस अगेन आई एम आस्किंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। इफ देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, नो इशूज़, हम अगली बात को कंटिन्यू करते हैं। जी ओके, थैंक यू नबीला, आपको अगर समझ आ गई और आपने प्रैक्टिस की है, देयर इज नो इशू, दैट्स ग्रेट। ओके फाइन जी, जिन बजट्स के हवाले से हमने लास्ट टाइम बात की थी उनसे आगे चलते हैं और कैश बजट किस तरह से बनाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पहले थोड़ा सा स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दूं क्वेश्चन के हवाले से, और फिर उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। जी जी आई होप ये एक्सेल की फ़ाइल नज़र आ रही होगी। जी तो कैश बजट किस तरीके से बनाया जाता है उस पर बात करने लगे हैं हम। मैं पहले कुछ स्केच आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। कैश बजट इज़ लाइक अ कैश अकाउंट। जैसे आप कैश अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर आप रिसीट्स और पेमेंट का जिक्र करते हैं, दैट हाउ मच हैज़ बिन रिसीव्ड एंड हाउ मच हैज़ बिन पेड, और बेस्ड अपॉन दैट आप एक क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैश बजट भी इसी तरह से एक प्रपोज्ड कैश अकाउंट का नाम है, दैट वट एवर वी आर गोइंग टू रिसीव इन द कमिंग डेज एंड देन वट एवर वी आर गोइंग टू पे, तो हम इस बुनियाद पे फोरकास्ट कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द पीरियड, बाय द एंड ऑफ द डे, हाउ मच कैश इज अवेलेबल विद अस। अगर कोई कैश का शॉर्टफॉल है तो शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए वी मे हैव टू बोरो। अगर हमें बोरो करना पड़ता है तो हम बोरोइंग को टाइमली प्लान कर सकें। तो जितने बजट्स आपने बनाए हैं उन बजट्स में तमाम में देखें तो आइधर पैसों का जिक्र आता है, आइधर आपको पैसे रिसीव होने हैं या आइधर आपने उसकी बुनियाद पे पैसे पे करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बात हो रही है कि जब आप चीज़ें सेल करते हैं तो चीज़ें करने के नतीजे में you would have to pay to that particular सॉरी, जब आप चीज़ें सेल करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर कस्टमर है उससे आपने पैसे रिसीव करने हैं। अगर आप कैश पे सेल करते हैं तो आप इमीडिएटली रिसीव करेंगे, लेकिन अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो यू विल रिसीव इट आफ्टरवर्ड्स। आप बाद में रिसीव करेंगे, कितने पैसे रिसीव करेंगे, कब रिसीव करेंगे,
इसकी बुनियाद पे बात होगी। और इसी तरह जब आप अगर परचेज़ करते हैं चीज़ों को, रॉ मटेरियल को, तो यू नीड टू पे, आप कितना अभी पे करेंगे, कितना फ्यूचर में पे करेंगे और किस टाइम पे पे करेंगे। लाइकवाइज आपने वर्कर्स जो हायर किए हुए हैं, लेबरर्स जो हैं, उनको आपने पेमेंट करनी है, तो आप उनको कब कब पे करेंगे, कितना पे करेंगे। आपने ओवरहेड्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन तमाम एक्सपेंसेस में से कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन कैश हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, बट रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस जो हैं अगर वो कैश बेसिस पे है, मीन यू नीड टू पे फॉर दैम, तो आपने वो कब पे करना है, कितना पे करना है, उसको भी अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है। इन द सिमिलर वे आपको जो आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जिन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, उनके लिए कितना आपने रिसीव पे करना है, वो आपको अकाउंट फॉर करने की ज़रूरत है। सो इफ़ यू वांट टू नो कि आपके पास किसी पीरियड के एंड पे कितना कैश अवेलेबल होगा, तो वो बजट बनाया जाएगा, कैश बजट, ताकि प्लान किया जा सके कि हमारे पास कितना कैश आज अवेलेबल है और कितना आपको ड्यूरिंग द पीरियड मिलेगा और कितना आप फ्यूचर में पे करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास कितना अवेलेबल होगा कैश। जी, तो ये स्टार्ट हो रहा है जी ओपनिंग बैलेंस है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आज क्या अवेलेबल है। इसमें ऐड करेंगे हम जितनी एक्सपेक्टेड कलेक्शंस हैं, या एक्सपेक्टेड रिसीट्स कहा जा सकता है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स इसमें आप ऐड करेंगे। और रिसीट बिजनेस के अंदर कहाँ से आती है? मेनली बिजनेस के अंदर जो पैसे आने का सोर्स है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स होती है। कलेक्शन फॉर फ्रॉम कस्टमर्स से मुराद जो कस्टमर्स आपको पैसा दे रहे हैं बेस्ड अपॉन द सेल्स, अगर वो कैश बेसिस पे भी सेल्स हैं या क्रेडिट बेसिस पे सेल हैं, जितने पैसे मिल रहे हैं आप इसमें ऐड करेंगे। यूजुअली अगर हम बिज़नेस की बात करें, बिजनेसेस के अंदर आमतौर पर जो मेन सोर्स ऑफ रिसीट होता है वो कैश फ्रॉम कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स ही होता है। सेल्स की बुनियाद पे पैसा रिसीव करते हैं, बट देयर मे बी सम अदर रिसीट्स ऑल्सो। अगर कोई और रिसीट होगी तो वो भी लिखी जा सकती है। मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एनी अदर ओकेजनल रिसीट। अब ओकेजनल रिसीट से मुराद, जैसे आप बिज़नेस के अंदर बाजू का कोई स्क्रैप सेल कर देते हैं, आपने बिज़नेस की बिल्डिंग का कोई एरिया रेंट पे दिया हुआ है, तो उसके बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं, या आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराया तो वहाँ से इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये हर बिज़नेस में होना ज़रूरी नहीं है, ओकेजनल कभी कभार किसी बिज़नेस में होगा, जिसमें होगा उसका कैश बजट बनाते हुए हम उसको उन रिसीट्स को भी शामिल कर लेंगे। वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं रिसीट्स, यानी कुछ कुछ भी हो सकती हैं, हम उनको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड डिसबर्समेंट्स या पेमेंट्स। जो एक्सपेक्टेड पेमेंट्स हैं वो हम इसमें से माइनस करेंगे। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स कौन कौन सी हैं? पेमेंट जो होगी वो फॉर पेमेंट टू सप्लायर्स हो सकती है। सबसे पहले जब आप चीज़ें ख़रीदेंगे तो आप सप्लायर्स को पे करेंगे, रॉ मटेरियल के बदले में। आप पेमेंट टू जी पेमेंट फॉर लेबर कॉस्ट होगी, पेमेंट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होगी, और तमाम ओवरहेड्स बारी बारी लिखेंगे जिसके बदले में पैसे पे किए जा रहे हैं। लाइक वाइज हम पेमेंट की बात करेंगे, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। इसके अलावा बिजनेस के अंदर और पेमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाया है कंपनी के लिए, तो फाइनेंशियल चार्जेस भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, और टैक्सेशन भी हो सकती है, और पेमेंट्स भी हो सकती हैं। मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एनी अदर ओकेजनल पेमेंट। जो रूटीन से हट के कोई और पेमेंट्स हैं तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जितनी पेमेंट्स होगी वो माइनस कर देंगे। तो ये इस सूरत हाल के अंदर जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा बजटेड कैश बैलेंस
होगा, जिसे बजटेड क्लोजिंग कैश बैलेंस आप कह सकते हैं, कि हम आज खड़े होकर प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास एक ख़ास पीरियड के एंड पे कितना कैश अवेलेबल होगा। लाइक ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, हम ये रिसीट की कस्टमर से कोई और सोर्स से रिसीट मिली वो ऐड कर देंगे, और जो पेमेंट्स हमने करनी है वो माइनस कर देंगे। अगर हम ये माइनस कर दें तो जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो हमारा बजटेड कैश बैलेंस होगा, विच विल बी एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये जो हमारा कैश बैलेंस है ये इस पीरियड के लिए अगर एंडिंग बैलेंस है तो फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए दिस विल एक्ट एज एन ओपनिंग बैलेंस। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकलेगा। मैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करता हूँ, फिर आगे लेके चलते हैं जी आगे इसको। जी, ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपके सामने पढ़ते हैं और फिर आगे बात लेके चलते हैं जी। कैश बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरर हम बनाने जा रहे हैं। January 1 कैश बैलेंस ऑफ द क्राउन कंपनी इज़ 5000। लेट्स सपोज हम ये बजट बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस की फिगर है वो बता दी गई है कि 5000 है। ओके, सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। जनवरी फरवरी की सेल्स आपको बताई गई हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर लेता हूँ। सेल्स बताइए ये अभी हमें, क्योंकि कलेक्शन हमें इसी सेल से होनी है तो हमें पता होना चाहिए। सेल्स हमें बताई जा रही हैं पहले, ये जनवरी की सेल कितनी है, फरवरी की, मार्च, एंड अप्रैल, ये सेल्स आपको बताई जा रही हैं जी। जी, तो जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। जी, जो जनवरी की सेल्स है दैट इज़ 65,000, फरवरी की सेल इज़ 54,000, 66,000 सेल्स है मार्च की, एंड 63,000 सेल्स ऑफ अप्रैल। On January 1, uncollected accounts for November and December of the previous year are 13,500 and 39,150। ये क्या है इसको भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आगे देख लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स फॉलो दिस पैटर्न। 55% इन द मंथ ऑफ सेल्स, यानी जितनी सेल्स जिस महीने में होती है वो सारी की सारी सेल्स के पैसे उसी महीने में नहीं आते, बल्कि 55% उस मंथ में आते हैं। 30% इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द सेल्स, 30% उससे नेक्स्ट मंथ में आते हैं, एंड देन 13% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल, 13% उससे अगले महीने में आते हैं। तो अगर इन सबको काउंट करें तो ये 98% बनता है। और आगे लिखा हुआ है रेस्ट जो 2% है वो अनकलेक्टेबल है, जिसे हम बैड डेट्स कहते हैं आमतौर पे, वो पैसे कलेक्ट नहीं होंगे। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, जो चीज़ें जनवरी में बेची जाएंगी उसके सारे पैसे जनवरी में नहीं आएंगे, बल्कि जनवरी में 50% 55% आएंगे, कुछ पैसे फरवरी में आएंगे, कुछ पैसे जाके मार्च में आएंगे। इसी तरह जो फरवरी में सेल्स होगी उसके कुछ पैसे फरवरी में, कुछ मार्च में और कुछ अप्रैल में आएंगे। और इसी तरह जो मार्च में सेल होगी उसके कुछ पैसे मार्च में, फिर अप्रैल और फिर मई में जाके आएंगे। ये बेसिक जो कलेक्शन प्लान है वो हमें पता चला है। अभी क्या बनाना है वो पढ़ते हैं तो फिर उसकी लाइट में ये चीज़ें देखते हैं। फिर लिखा है मटेरियल परचेज फॉर दिसंबर वो 10,000। दिसंबर के महीने में जो परचेज की गई थी वो 10,000 है, ये माजी की बात हो रही है। और फोर कॉस्ट परचेजेस फॉर द कमिंग ईयर आर, जनवरी में 12,500, फरवरी में 16,500 है,
मार्च में 13,000 एंड अप्रैल के अंदर $14,000 की परचेजेस हैं। परचेजेस आर यूजुअली पेड बाय द 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। परचेज की पेमेंट उसी वक्त नहीं की जाती बल्कि कब की जाती है, अगले महीने में। Purchases are usually paid by 10th of the month following the month of purchase. So technically जो जनवरी में परचेज की गई है उसके पैसे फरवरी में पे करेंगे, सारे ही पे करेंगे, लेकिन पे कब करेंगे, जनवरी की परचेज के पैसे फरवरी में, फरवरी की परचेज के पैसे मार्च में और मार्च की परचेज के पैसे सो ऑन अप्रैल में। लेकिन अगर हम कहें कि जनवरी में हम किस परचेजेस की पेमेंट करेंगे तो एज पर स्टेटमेंट जनवरी में जनवरी की परचेज तो फरवरी में पे होनी है, तो जो दिसंबर की परचेजेस होंगी वो जनवरी के अंदर पे हो रही होंगी। ठीक है जी। और इसके अलावा लिखा हुआ है अदर कैश एक्सपेंडिचर ऑफ 41,000 आर फोरकास्टेड पर मंथ। इसके अलावा जो कैश एक्सपेंसेस हमारे फोरकास्ट किए गए हैं वो 41,000 है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है जी एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बनाएं आप जनवरी की भी और फरवरी की भी। फरवरी की मांगी है, चले हम जनवरी की भी बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए। सो जनवरी में जो कलेक्शन होगी अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो हमें कलेक्शन प्लान पता है। कलेक्शन प्लान क्या है पहले वो लिख लेते हैं। 55% कलेक्शन होनी है इन द मंथ ऑफ सेल, ठीक है जी। फिर 30% कलेक्शन होनी है इन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और फिर 13% कलेक्शन होनी है इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ऐसा ही है जी। तो ये हमारा कलेक्शन प्लान बताया गया है। 55% इन द मंथ ऑफ सेल, 30% इन द नेक्स्ट मंथ, 13% इन द नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। ये कलेक्शन प्लान है। हम इसी की लाइट में देखते हैं कि हमें पैसे कब कब मिलने हैं, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो 55% इन द मंथ ऑफ सेल से मुराद ये है कि जो जनवरी की परचेज है, सेल्स है, वो 55% जनवरी में कलेक्ट होगी, कुछ फिर फरवरी में, कुछ मार्च में कलेक्ट होगी। लेकिन अगर हम कलेक्शन अब जनवरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कलेक्शन ऑफ जनवरी यानी जनवरी के महीने में कितनी होगी कलेक्शन, तो जनवरी के महीने में जनवरी की अपनी कलेक्शन 55% ऑफ जनवरी सेल तो होगी, लेकिन क्या जनवरी के महीने में कलेक्शन जनवरी से अगले महीनों की आएगी? नहीं, जनवरी से पिछले महीनों की सेल की कलेक्शन जनवरी में आ रही होगी। तो जो 30% कलेक्शन है, 30% ऑफ दिसंबर सेल्स के पैसे जनवरी में कलेक्ट होंगे, क्योंकि दिसंबर में जो सेल होगी उसके 55% दिसंबर में हो जाएंगे, 30% जाके कब हो रहे होंगे, जनवरी के अंदर। और अगर हम इसी तरीके से देखना चाहें कि हमारी जी अभी पूरी नहीं हुई जनवरी में कलेक्शन जो है क्योंकि 3 महीनों का कलेक्शन प्लान है, तो 13% ऑफ नवंबर सेल्स, नवंबर की सेल्स के पैसे भी बिजनेस में कलेक्ट होंगे। 55%, 30%, 13% इन महीनों की सेल का जो कि पैटर्न 3 मंथ्स का है, तो यानी जो नवंबर में सेल हुई होगी लास्ट ईयर उसके कुछ पैसे नवंबर में आए होंगे, कुछ पैसे दिसंबर में आएंगे, कुछ पैसे जनवरी में आएंगे। और जो दिसंबर में सेल्स हुई है उसके कुछ पैसे दिसंबर में आए, कुछ जनवरी में आएंगे और कुछ फरवरी में आएंगे। तो ये इसलिए पिछले महीनों की सेल्स इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, उन सेल्स के पैसे अभी हमें मिलेंगे इस पीरियड के अंदर, इस जनवरी वाले मंथ के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारी कलेक्शन होगी फरवरी के अंदर, हम उसका भी अगर प्लान देखना चाहें तो फरवरी में जो कलेक्शन होनी है, ये जो फरवरी में कलेक्शन होनी है, फरवरी की अपनी सेल्स की कलेक्शन फरवरी में होगी और 50% होगी, 55%। अब फरवरी से पिछला जो महीना है उसके पैसे, जैसे दिसंबर जो सॉरी फरवरी से पिछला महीना जनवरी है, जनवरी के सेल्स के पैसे 55% तो जनवरी में मिल गए और 30% कब जाके मिलने हैं हमें, फरवरी के अंदर। तो 30% ऑफ जनवरी सेल फरवरी में आएगा। और इसी तरीके से 13% हमें दिसंबर की सेल्स का मिलेगा इस महीने के अंदर
फरवरी के अंदर। अब ज़रा फिर प्लान पे गौर करें, जो दिसंबर में सेल हुई होगी उसके कुछ पैसे दिसंबर में आए, कुछ जनवरी में आएंगे और कुछ फरवरी में आएंगे। जो जनवरी में सेल हुई उसके कुछ पैसे जनवरी में आएंगे और फिर कुछ फरवरी, फिर कुछ मार्च में आएंगे। तो जनवरी फरवरी की अपनी सेल्स के पैसे 55% यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे। पहले ज़रा ये कलेक्शन प्लान जो मैंने डिस्कस किया है, अगर इसको समझ पाए हैं तो ज़रा ये बता दें पहले, और अगर कोई कन्फ्यूजन है एंड यू वांट टू आस्क समथिंग तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बयान किया है, जो चीज़ डिस्कस की है, अगर ये समझ आ गई है तो कोई रिस्पॉन्ड कर दे, और अगर कोई क्यूरी है ये कैसे कलेक्शन मैंने सामने रखी है आपके, अगर क्यूरी है तो आप ज़रा बता देंगे। जी अब्दुल सबूर साहब थैंक यू जी। गुलाम अब्बास साहब भी कह रहे हैं समझ आ गई है, ग्रेट। तो अगर किसी का सवाल नहीं है तो मैं समझूंगा कि आपको समझ आ गई है, वेरी राइट जी। सो अगर ये इस तरह से प्लान है तो टेक्निकली हमें जो सेल्स रिक्वायर्ड है कलेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, वो जनवरी के साथ साथ दिसंबर और नवंबर की सेल्स रिक्वायर्ड है। जबकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, इस इंफॉर्मेशन में हमें जनवरी से डाटा स्टार्ट किया गया। जनवरी की सेल तो अवेलेबल है, लेकिन इससे पिछले महीनों की सेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो टेक्निकली हमें उन 2 महीनों की सेल्स भी रिक्वायर्ड है। अगर उन 2 महीनों की सेल्स हम कैलकुलेट करते हैं तो जाके हमारा काम बनता है। यानी हमें नवंबर की सेल्स भी रिक्वायर्ड है, हमें दिसंबर की सेल्स भी रिक्वायर्ड है। अब वो नवंबर और दिसंबर की सेल्स की इन्फॉर्मेशन डाटा में तो मौजूद नहीं है, लेकिन डाटा में कुछ बताया गया, हम उसकी मदद से ही कैलकुलेट करते हैं। अब जना वो स्टेटमेंट तो मैंने कहा था मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, आपके सामने रखते हैं। ऑन जनवरी 1 uncollected accounts for November and December were of the previous year are 12,500 and 39,150। ये कलेक्टेड अमाउंट्स की बात नहीं हो रही, अनकलेक्टेड, यानी जो पैसे जनवरी की पहली डेट पे, या दूसरे लफ्ज़ों में दिसंबर की 31 तारीख पे जो पैसे पिछले महीनों की सेल्स के कलेक्ट नहीं हुए, ये सेल्स नहीं बताई जा रही बल्कि जो कलेक्ट नहीं हुए वो बताए जा रहे हैं। नवंबर के पैसे बताए जा रहे हैं जो कलेक्ट नहीं हुए 13,500। दिसंबर के जो पैसे बताए जा रहे हैं कलेक्ट नहीं हुए वो, जी दिसंबर के जो पैसे बताए जा रहे हैं कलेक्ट नहीं हुए वो बताए जा रहे हैं 39,150। अब ज़रा बात को समझना है, ये सेल्स नहीं है, हमें तो सेल्स की तलाश है। बिकॉज हम सेल्स पता होगा तो उसकी बुनियाद पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी कलेक्शन अब जनवरी और फरवरी में इन सेल्स क्यों नहीं है। ये बताया गया कितनी अनकलेक्टेड अमाउंट है, तो कितनी अनकलेक्टेड अमाउंट है इससे हम आगे चलेंगे और सेल्स कैलकुलेट करेंगे। अगर अब नवंबर वाली कैलकुलेशन देखें तो नवंबर के सेल्स के नवंबर में पैसे कितने परसेंट कलेक्ट हो गए होंगे, 55%, ऐसा ही है। फिर नवंबर की सेल्स के कुछ पैसे दिसंबर में कलेक्ट हुए होंगे 30%। तो हमें ये 13,500 जो बताया गया है, ये बताया गया है ऑन विच डेट, 1 जनवरी, या दूसरे लफ्ज़ों के अंदर 31 दिसंबर। तो यानी नवंबर और दिसंबर तो गुजर गया और उनकी कलेक्शन भी हो चुकी है। सो टोटल अमाउंट जो है उसमें से 85% कलेक्शन हो चुकी है, और ये अमाउंट जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है 15% को। तो ये अमाउंट जो है ये बराबर है 15% के। जी ये अमाउंट बराबर है, जो अनकलेक्टेड अमाउंट है ये अमाउंट बराबर है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है 15% को। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, नवंबर में नवंबर की सेल्स के पैसे आ जाएंगे 55%, नवंबर की सेल्स के अगले महीने में पैसे आ जाएंगे 30%। जो रिमेनिंग अमाउंट है जो कि अनकलेक्टेड है, वो रिमेनिंग अमाउंट 15% के बराबर है। सो इफ़ दिस अमाउंट इज इक्वल टू 15%, तो हमें करना क्या चाहिए, इसको 13,500 को 15 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन कम अप विद कि हमारी कितनी सेल्स बनती है। सो 13,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 अगर सॉल्व करते हैं तो 90,000 की
सेल्स हैं जो कि हमारी नवंबर के महीने में हुई हैं, हमें बताई नहीं गई, हमने ख़ुद से कैलकुलेट की हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें जी। इफ़ देयर इज कन्फ्यूजन इन दिस तो मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर समझ आ गया तो भी कोई जवाब दे दे, कोई एक आदमी बंदा। अच्छा जेंटलमैन, आपने कहा वी विल नॉट कैलकुलेट एज 13% बिकॉज 2% अनकलेक्टेबल है। आपका अच्छा सवाल है, लेकिन अब आप गौर करिएगा। ये बताया गया जनवरी 1 पे जो अमाउंट आपके पास बैलेंस के तौर पे पड़ी हुई है वो 13,500 है। तो हम ये देख रहे हैं उससे पहले कलेक्ट कितने हो गए। सो इतने कलेक्ट हो गए, ये बाकी 15% को ही रिफ्लेक्ट करेंगे, बिकॉज इस अमाउंट में से 13% बाद में कलेक्ट होंगे और 2% बाद में कलेक्ट नहीं होंगे जब 3 महीने गुजर जाएंगे। अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जितनी कलेक्ट होगी या अमाउंट वो माइनस कर रहे हैं आउट ऑफ 100%, तो बाकी अमाउंट बाकी परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करती है। ये अब दो सबूर अगर समझ आ गया तो चलो दैट्स ग्रेट जी। अब इसी तरह आप दिसंबर की सेल्स भी कैलकुलेट करते हैं। अब दिसंबर की सेल्स जो दिसंबर में हुई, उसके दिसंबर में पैसे 55% कलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर दिसंबर में 55% कलेक्ट हो गए तो दिसंबर के बाद हम जनवरी 1 पे खड़े हैं, तो उसका मतलब सिर्फ एक महीना गुजरा है। ये जो 39,500 की अमाउंट है, ये कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है? 45% को। अगर ये 45% को रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम इससे टोटल सेल्स अगेन निकाल सकते हैं। कैसे? 39,150 मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी डिवाइड किया जाएगा जितने परसेंट के ये बराबर है 45, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, तो हम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। 39,150 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो 87,000 हमारी अमाउंट बनती है सेल्स की, जो कि दिसंबर की सेल्स है। आई होप बात समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो कोई बंदा रिस्पॉन्ड कर दे जी। अगर समझ आ गई है तो बता दें। एनीवन, कोई एक वॉलंटियर जो ये बता सके कि समझ आ गई है। दैट्स ग्रेट जी, गुलाम अब्बास साहब। ओके, नाउ इफ़ वी डन विद दिस, अब हम पहले ये कलेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। हमें बताया गया कि ये कलेक्शन प्लान हमारा चलेगा कि जो दिसंबर जनवरी की कलेक्शन है उसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो जितनी सेल्स जनवरी के उसका 55% हमें मिलेगा। तो जनवरी की सेल्स हमारे सामने मौजूद है, हम कर सकते हैं उसको। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख के देता हूँ। 65,000 मल्टीप्लाइड बाय, आप करेंगे जनाब इसका 55%। जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दिसंबर की सेल्स की बात करें तो दिसंबर में जो सेल्स हुई आपकी वो 87,000 है मल्टीप्लाइड बाय 30%। फिर अगर हम बात करें इससे अगले महीने में तो नवंबर की जो सेल्स है वो हमारे पास मौजूद है 90,000, और उसका 13% आप लेके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अब अगर आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे हमारे जनवरी में कलेक्ट होने हैं। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 65,000 जी, फिर इसके बाद 87,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% जी, देन 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 13%। ये पहले वाला मैंने गलत कर दिया, ये 55% था। जी, अगर यहाँ तक समझ आई है तो 65 का 55% ये वैल्यू बनती है 26, 27, और अगर इसका सम कर लें तो जो हमारे टोटल पैसे कलेक्शन होनी है जनवरी के मंथ में, दैट इज़ 73,550। अगर समझ आई है तो ज़रा बता दें। कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ लें जी। अगर समझ आई है तो कोई रिस्पॉन्ड कर दें, एनीवन, वॉलंटियर। चलें अब्दुल सबूर साहब, आज आपको समझ आ रही है, बाकी लोग तो मेरे ख्याल में सो रहे हैं। एनीवेज से आगे चलते हैं।
जी, नाउ कलेक्शन ऑफ फरवरी। अब हम फरवरी की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो फरवरी की कलेक्शन का तरीक़ाकार हमारे सामने मौजूद है। 50 मैं ज़रा इसको कलर कर देता हूँ, पार्टीशन सी हो जाए ज़रा हमारे पास। जी, अब हम बात करें तो हमारी फरवरी की सेल का हमें कितने पैसे मिलने हैं। 55%। तो फरवरी की सेल हमारे पास मौजूद है 54,000 है जी। वो 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 55%। इसी तरह जनवरी की सेल्स का, तो जनवरी की सेल्स हमारी 65,000 है मल्टीप्लाइड बाय 30%। देन इसी तरह हमारे पास दिसंबर की सेल्स हैं, और दिसंबर की सेल हमने खुद कैलकुलेट की थी 87,000, और उसका 13% हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमें फरवरी की कलेक्शन मिलेगी। जी मानूर, आप पूछ रही हैं नवंबर की सेल्स कैसे कैलकुलेट की हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पहले ज़रा इसको हम सॉल्व करें। जी, अब हमारे पास जो सेल्स हैं वो 54,000 है। 55% कलेक्ट होना है। देन देन आपका 65,000 सेल्स है और उसका 30% कलेक्ट होना है। देन 87,000 की सेल है और उसका 13% कलेक्ट होना है। और अगर इसका सम कर लें तो ये टोटल पैसे जो हमारे फरवरी में कलेक्ट होंगे वो हमें पता चलते हैं। चलिए, आपका सवाल ये है कि नवंबर की सेल्स कैसे निकाली है। नवंबर की सेल महानूर निकालने का तरीक़ाकार, हमारे पास जो नवंबर की सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो ये थी कि नवंबर के सेल्स में से अनकलेक्टेड अमाउंट 13,500 है ऑन जनवरी 1, या दूसरे लफ्ज़ों में दिसंबर 31। तो हम बात करेंगे कि जनवरी 1 या दिसंबर 31 तक आते नवंबर की सेल्स की कितनी कलेक्शन हो गई है, पहले वो पता करते हैं। तो 55% जो कि प्लान ये कहते हैं 55% कलेक्शन इन द मंथ ऑफ सेल होनी है। 30% अगले महीने में। तो नवंबर की सेल के पैसे कुछ नवंबर में आ गए, कुछ दिसंबर में आ गए। तो सो फॉर जो पैसे कलेक्ट हो चुके हैं वो 85% है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो अनकलेक्टेड है। तो जितनी अनकलेक्टेड अमाउंट है वो 15% बनती है। ये अनकलेक्टेड अमाउंट 15% को रिफ्लेक्ट करती है। हमने इसको 100% में कन्वर्ट किया है और ये वैल्यू फाइंड आउट की है। आई होप समझ आई होगी। मानूर, अगर सवाल है तो क्लैरिफाई कर लें आप। अभी समझ नहीं आई तो अभी दोबारा पूछ लें। सवाल समझ आ गया तो फिर रिस्पॉन्ड कर दें। आपने सवाल किया तो बता दें आपको समझ आ गया। जी ठीक है, ओके। नाउ हमने ये कलेक्शंस कैलकुलेट कर ली। अब हम ज़रा रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हमें कही गई है। जी चलिए, तो अगर हमने ये कैलकुलेट करना है, इसका तरीक़ाकार हमारे पास सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब हमारे पास है एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन ड्यूरिंग फरवरी बताएं। वो हमने अभी भी कैलकुलेट की हैं। ये कैश कलेक्शन ड्यूरिंग फरवरी हैं। फरवरी में कितने पैसे कलेक्ट होंगे, 60,500। जी, इसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन फरवरी 1 बताएं। अगर आप फरवरी 1 का कैश बैलेंस बताना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रिपेयर द कैश बजट फॉर फरवरी 1। तो मैं यहाँ पे ये कैश बजट बनाता हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी।
जी, मैं कैश बजट बनाता हूँ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। मैंने ज़रा आसानी के लिए ये जी ये मैंने जनवरी के फरवरी 1 का बैलेंस चूँकि पूछा गया है, तो जनवरी का जो बजट बनेगा, जनवरी के एंड पे जो बचेगा वो हमारा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जनवरी के स्टार्ट पे बताया हुआ था, पहली लाइन में 5,000। हमने इसमें ऐड करनी है एक्सपेक्टेड रिसीट्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, तो वो हमने कैलकुलेट की है, 60,510 बनती है। अगर आप दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जनवरी फरवरी की हमने कलेक्शन निकाली है। जनवरी की कलेक्शन 73,550 है और फरवरी की कलेक्शन ये है। तो जनवरी का बजट बना लें तो जनवरी की कलेक्शन इसमें ऐड करेंगे, 73,550 हमारी कलेक्शन है, वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं, 73,550। अब चूँकि और कुछ नहीं लिखा हुआ है, एनी अदर ओकेजनल रिसीट, तो टेक्निकली ये हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर होगी तो हम वो मेंशन कर लेंगे, अभी हमें ऐसे जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड पेमेंट टू सप्लायर्स के बारे में, जो परचेज़ के बदले में पेमेंट होनी है। वो बताया गया था कि मटेरियल परचेजेस फॉर दिसंबर वह 10,000 और फोरकास्ट परचेज अगले महीनों की बताई गई थी, और फिर लिखा गया था कि परचेजेस आर यूजुअली पेड बाय द 10th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। जिस महीने में ख़रीदा जाता है उसमें पे नहीं किया जाता, बल्कि उससे अगले महीने की 10 तारीख को। तो जनवरी में जो पेमेंट हो रही होगी वो दिसंबर की परचेज़ की हो रही होगी, और दिसंबर की परचेज़ हमें बताई गई है 10,000 है, तो 10,000 पे हो जाएगा सप्लायर को फॉर परचेजेस। जी, फिर और कुछ नहीं बताया, पेमेंट फॉर लेबर अलहदा से नहीं बताई, लेकिन एज अ होल बताया गया है अदर कैश एक्सपेंडिचर जो हैं वो 41,000 के हैं। अगर हमें ये हेडिंग वाइज इस तरह से बताएं हो, लेबर की, ओवरहेड की और बाकी चीज़ों की पेमेंट कितनी है, तो हम उस तरह से मेंशन कर लेंगे। अदरवाइज़ हम वन लाइन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने जो बताया उसी तरह से मेंशन कर लेते हैं। जी, तो माइनस कर लेते हैं इसके अंदर से अदर एक्सपेंडिचर, और वो कितने बताए गए हैं अदर एक्सपेंडिचर, और 41,000 ईच मंथ, और ये कैश एक्सपेंडिचर है, खुद लिखा हुआ है 41,000। अगर हम बजटेड कैश बैलेंस निकालना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, 5,000 ओपनिंग बैलेंस था, 73,550 हमें रिसीव हुआ, हम इसमें से माइनस करेंगे जो हमने पेमेंट्स बजट की हैं, तो ये हमारे पास 27,550 का बजटेड कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ जनवरी। और अगर ये कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ जनवरी, तो हम फेबररी का बजट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तरीकाकार मैं उसी के सामने कॉलम लिख दिया मैंने फेबररी का। तो जो जनवरी का एंडिंग बैलेंस है वो फेबररी का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो 27,550 होगा। इसमें ऐड करेंगे जितनी फेबररी की हमने कलेक्शन की है, तो फेबररी की जो कलेक्शन थी वो हमने कैलकुलेट की थी, वो 60,510 थी। तो 60,150 510, 60,510 वो लिख लिया हमने। इसके अलावा पेमेंट टू सप्लायर, और सप्लायर को पेमेंट क्या करनी है हमने, जिस महीने में परचेज होती है उससे अगले महीने में। तो जनवरी में दिसंबर की पेमेंट होगी और फरवरी में जनवरी की पेमेंट होगी। जनवरी में जो परचेज किया जा रहा है वो 12,500 है, और इसके अलावा अदर कैश एक्सपेंडिचर हर मंथ के 41,000 थे। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा फरवरी का। आप रिक्वायरमेंट्स पे गौर करते हैं, कैश कलेक्शन ड्यूरिंग फरवरी बताएं, वो हमने कैलकुलेट की। फरवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस बताएं, तो दूसरे लफ्ज़ों में जो जनवरी का एंडिंग बैलेंस है वो फरवरी का ओपनिंग होगा। और फिर इसके अलावा कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ फरवरी 28 कहा गया, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं बताएं, वो हमने क्लोजिंग कैश बैलेंस भी कैलकुलेट कर लिया। सो अगर समझ आया है तो बताएं, अगर कोई इशू है तो फिर आप पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया है तो वेल, और अगर कोई इशू है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ रिस्पॉन्ड कर दें कि हमें समझ आ गया है जी।
जी चलो, दैट्स ग्रेट जी। गुलाम अब्बास, गुफरान अब्दुल सबूर, आपको समझ आ गया है तो डन जी। जहाज़ेब, आपने हैंड रेज किया है, लेट मी अलाउ यू कि आप अपना सवाल कर सकें। जी जहाज़ेब, आप पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तो मसलन ठीक है, मसलन अगर ये मसलन आप कह रहे हैं इसमें पास टाइम ऐसा भी हो सकता है कि अगर कैश मसलन नेगेटिव में भी जा सकता है, कैश बैलेंस जी उसमें जा मसलन। सकते हैं, मसलन और के उसमें अलावा सर, भी जा सकता है। जी बिल्कुल जी जा जी, सकता है जनाब। नहीं नहीं सर, वो उसमें मैं कह रहा हूँ कि वो उसमें फिर क्या मसलन उसका सिचुएशन जी क्या हो गया जी जी, ऑर्गेनाइजेशन के मसलन अभी वो फिर उसके। जी वो मैं बता देता हूँ, अभी बेसिक समझ आ गया तो दैट्स ग्रेट। फिर जी जी हम सर। आगे उसके बात कर लेते हैं। जी नबीला, आपने क्वेश्चन किया है कि हम अनकलेक्टेबल्स का क्या करेंगे। तो जो पैसे कलेक्ट नहीं होंगे उसका कैश से लेना देना नहीं होता। आप ज़रा बेसिक जर्नल एंट्रीज को अगर रिकॉल कर सकें, जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, लेकिन अगर बैड डेट्स की एंट्री रिकॉर्ड करें तो बैड डेट्स डेबिट होते हैं, और शायद आप रिसीवेबल्स को या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो ये टेक्निकली कैश बेसिस का एक्सपेंस नहीं है, चूँकि कलेक्ट नहीं होना तो ना रिसीट्स में काउंट हो सकता है ना पेमेंट में काउंट हो सकता है। अगर कलेक्ट हो जाएगा तो रिसीट में काउंट होगा। तो अगर अनकलेक्टेबल है तो वी विल नॉट रिपोर्ट इट एनीवेयर इन कैश बजट। ये हम एक्सपेंसेस का बजट नहीं बना रहे। अगर एक्सपेंसेस का बना रहे होंगे तो जो अमाउंट अनकलेक्टेड है वो डेफिनेटली एक्सपेंसेस में काउंट होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैश बजट अगर हम बात करेंगे कि कौन सी अमाउंट पे की जानी है तो अनकलेक्टेबल के बदले में कुछ पैसे पे नहीं होने। नबीला, अगर समझ आ गया तो रिस्पॉन्ड कर दें। और अब्बास रज़ा, आपने कहा है बजटेड क्लोजिंग कैश बैलेंस से मुराद कि एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे पास इतना बैलेंस अवेलेबल है नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इतना बैलेंस है नहीं बल्कि हमारे पास होने का चांस है। हम जनवरी 1 पे खड़े हैं, हम ये सोच रहे हैं हमारे पास जनवरी के एंड पे 27,550 अवेलेबल होगा। सो अगर हमने अपनी पेमेंट्स को प्लान करना है फॉर द मंथ ऑफ फेबररी कि हम किस किस बंदे को डेट दें कि फरवरी में हमसे पैसे ले लें, तो हम जनवरी के स्टार्ट पे ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जनवरी के एंड पे इतने पैसे अवेलेबल होंगे, सो वी कैन मेक पेमेंट फ्रॉम दिस अमाउंट इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये हमारे पास अवेलेबल होगा, बजटेड कैश बैलेंस है। वी आर थिंकिंग ऑफ कितना बैलेंस हमारे पास बच जाएगा। जी अगर समझ आ गया तो ग्रेट जी। चलिए, अगर समझ आ गया तो दैट्स ग्रेट। अब जो एक साहब ने सवाल किया है मैं उसकी लाइट में एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, जिससे आई होप आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये साहब ने कहा कि अगर नेगेटिव बच जाए तो क्या होगा, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जनाब। जी अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेगेटिव कैश बैलेंस। जेंटलमैन, आप ज़रा सवाल पे गौर करें। हम अभी बजट बना रहे हैं, जब एक्चुअली नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसका तो कोई रिस्पॉन्सिबल होगा।
लेकिन अभी अगर हम बजट कर रहे हैं तो बजट को बना के हम यही समझना चाह रहे हैं कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसके लिए फोरकास्ट करें, अगर हमें कहीं लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको अवेल करने की कोशिश करें। देखिए, नेगेटिव कैश बैलेंस आ जाना किसी पीरियड के एंड पे कोई बुरी बात नहीं है। आप ये समझें कि आपने इसी की लाइट में अपने पेबल्स को प्लान करना है, अपने रिसीट्स को प्लान करना है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से चल रहे हैं, जो डेट आप कस्टमर्स को पहले दे रहे थे वही डेट आज भी दे रहे हैं कि इतने अरसे के अंदर आपने मुझे ये पैसे देने हैं, इतने अंदर अरसे के अंदर आपने मुझे पैसे देने हैं, आपने अगर ये डिसाइड कर लिया और इसकी बुनियाद पे आप चलेंगे और जिनको पैसे देने हैं उनको भी स्टैंडर्ड टाइम देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं और आपको नज़र आता है कि मंथ एंड पे आपके पास पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव बैलेंस बचेगा, तो उसको ओवरकम करने का तरीका क्या पर यह है कि आज बैठ के जो आने वाले दिनों में कस्टमर्स को आपने टाइम देना है, जितना टाइम पहले दे रहे थे उसकी बजाय आपने उनसे कहना है कि जल्दी पैसे हमें दें, और जिनको आपने पे करना था उनको आप टाइम देंगे, जनाब आप ज़रा हमसे टाइम ज़्यादा हमें दें, हम आपको लेटर ऑन पे करेंगे। और थर्डली, अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह पर स्टिक हैं तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि कैश बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। सो वट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन दैट मंथ वी विल नॉट हैव दैट मच कैश विद अस। तो उसका तरीकाकार पर ये होता है, आप रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अवेल करते हैं फ्रॉम द बैंक। तो अगर आप रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी बैंक से लेना चाहते हैं तो उसको लेने के लिए आपको, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को लेने के लिए भी आपको टाइम से पहले बैंक से रुजू करना पड़ेगा। अगर बैंक से रुजू करेंगे टाइम से पहले तो ही आप उस चीज़ को टच कर सकेंगे। मैं ये एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ, आई होप इससे समझ आएगी। So Derby company prepares a monthly cash budget. Relevant data for the operating is given below. Sales बताइए, direct material purchase, labor, manufacturing overhead, selling administrative expenses दोनों month के बताएं। All sales are on account. Collection are expected to be 60% in the month of sale, 25% in the first month following the sale, and 15% in the second month following the sale. So अगर हम जनवरी और फरवरी का कलेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। तरीकाकार क्या है, 60% होता है उसी महीने के अंदर। तो इसका मतलब 60% जनवरी की सेल्स का जनवरी में ही कलेक्ट होगा, और उससे पिछले महीने की सेल्स का 25% कलेक्ट होगा, और उससे पिछले महीने की सेल्स का 15% कलेक्ट होगा। यहाँ पे अनकलेक्टेबल की बात नहीं है, तो जितनी जितनी अमाउंट कलेक्ट होगी हम उस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे भी जो मुझे पता है वो साथ साथ करता जा रहा हूँ। जनवरी की सेल्स बताई हुई है 3,50,000। सो 3,50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जी 60% से, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%। फिर जो दिसंबर की सेल्स है और आपको नवंबर की सेल्स अगर वो मिलेंगी तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इससे अगले महीने की भी मैं साथ ही कर लेता हूँ। अगर फरवरी की आपने कलेक्शन निकालनी है तो फरवरी की कलेक्शन में फरवरी की अपनी सेल्स का 60% कलेक्ट होगा, उससे अगले महीने में 25% कलेक्ट होगा, और उससे अगले महीने में 15% कलेक्ट होगा। तो अब हमारे पास जो सेल्स मौजूद है वो हम देख लेते हैं। जो फरवरी की सेल है वो है जनाब जी 400,000, और मल्टीप्लाई आपने इसको करना है 60% से। जी ये साथ हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हमारे पास सेल्स मौजूद है 400,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%। जी, और फरवरी जो जनवरी की सेल्स है हमारे पास वो 3,50,000 है मल्टीप्लाइड बाय 625 है जी 25%। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी ये जी, तो 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%। अब इससे अगले महीने की अभी हमने वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें दोनों महीनों की सेल्स आई। आगे देखते हैं जी, 30% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आर पेड इन कैश इन द मंथ ऑफ परचेजेस, और एंड द बैलेंस इज ड्यू टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस। तो जो परचेज किया जाता है मटेरियल वो सारे का सारा उसी महीने में पे नहीं होता, बल्कि
30% उसी महीने में और 70% उससे अगले महीने में। फिर लिखा हुआ है ऑल अदर आइटम्स अबव आर पेड इन द मंथ एज इनकर्ड। बाकी यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है उसी उसी महीने के उसी महीने में पे हो जाते हैं। Depreciation have been excluded from the manufacturing overhead and selling administrative expenses। इसको exclude ही करना था, उन्होंने खुद ही कर दिया, बिकॉज डेप्रिसिएशन के बदले में पैसे का आउटफ्लो नहीं होता। अब इसके बाद बताया हुआ क्रेडिट सेल्स नवंबर की 2 लाख है। पिछले सवाल में हमें खुद नवंबर की सेल्स और दिसंबर की कैलकुलेट करना पड़ी, यहाँ पे दिसंबर की सेल्स हमें खुद बता दी है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ी। 290,000 सेल्स है और इसका हमें 15% कलेक्ट होना है, तो हम वो 15% सॉल्व कर लेते हैं। जी दिसंबर की सेल्स 2,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो ये हमारी कलेक्शन बनती है फरवरी की, और जनवरी की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास अब दिसंबर और नवंबर की सेल्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। जी दिसंबर की सेल्स 290,000 multiplied by 25%, वैल्यू कैलकुलेट करें 290,000 25%, और जो नवंबर की सेल्स है उसके बारे में बताया गया वो 2 लाख है। 2 लाख ये हमारी कलेक्शन बनती है। और फिर बताया परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिसंबर की 90,000 है, जो कि परचेजेस के बारे में बताया जा रहा है कि पे कब होना है। यानी अगर दिसंबर हम परचेजेस की पेमेंट निकालना चाहें तो तरीकाकार ये है कि जो जनवरी में पेमेंट होगी वो होगी जो 30% है वो जनवरी परचेजेस की, और 70% होगी दिसंबर परचेजेस की। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास। परचेजेस जनवरी की 1,10,000 हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 33,000 बनता है। और फिर 70% दिसंबर की परचेजेस का, और दिसंबर की परचेजेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई 90,000 है दिसंबर की परचेजेस। तो 90,000 का 70% अब पे होगा, तो इसका मतलब जनवरी में जो टोटल पेमेंट होनी है वो ये है। इसी तरह अगर हम फरवरी की पेमेंट निकालना चाहें तो जी फरवरी की पेमेंट अगर निकालना चाहते हैं तो 30% ऑफ फरवरी परचेज हम पे करेंगे और 70% ऑफ जनवरी की परचेज हम पे करेंगे। अब हमारे पास फरवरी की परचेजेस कितनी हैं 120,000, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% और 110,000 और इसका 70% हम पे करेंगे, तो ये हम पेमेंट करेंगे इन परचेजेस की। इसके बाद लिखा है परचेज ऑफ दी अदर रिसीट्स जनवरी में कलेक्शन ऑफ दिसंबर इंटरेस्ट रिसीवेबल इज़ 3,000, फरवरी के अंदर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। ये वो ओकेजनल रिसीट्स हैं जो मैंने कहा हर महीने में नहीं मिलती। इसी तरह अदर डिस्पर्समेंट फरवरी में 20,000 की है। कंपनी का कैश बैलेंस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 50,000 जनवरी 1 पे। कंपनी का 50,000 अगर बैलेंस है तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखना 50,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है जी। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जनवरी के लिए भी और फरवरी के लिए भी, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। हम पहले जनवरी का बजट बना रहे हैं। 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है और कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वो हमें बताई गई है डेटा में, वो हम देख लेते हैं जी। हमने खुद जो कैलकुलेट की है जी, वो ये हमने कैलकुलेट की है, जो हमारी कलेक्शन बनती है 3,12,500 जनवरी की कलेक्शन है, तो 3,12,500।
इसके अलावा अदर ओकेजनल रिसीट के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया हुआ है, वो भी हमें देखना होगा जी कितना बताया हुआ है। मैं क्वेश्चन उठा लूँ। जी, जो ओकेजनल रिसीट्स है उसके बारे में ये बताया हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीट। वो जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो जनवरी में रिसीव हो रहा है 3000 का जी। और इसके बाद हम पेमेंट्स की बात करेंगे तो पेमेंट टू सप्लायर फॉर परचेजेस, वो हमने जनवरी की परचेजेस की पेमेंट निकाली है यहाँ पे जी। वो जनवरी की परचेजेस की पेमेंट हमने निकाली है 96,000, तो जी 96,000। इसके अलावा बाकी तमाम एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया कि वो उसी महीने में पे होने हैं। तो डायरेक्ट लेबर जो है जी वो पे की जाएगी 85,000 जनवरी में। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे किए जाएंगे 60,000। 75,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा अदर डिस्बर्समेंट फरवरी के अंदर है, जनवरी में कोई और पेमेंट नहीं है, तो ये यहाँ पे चाहे ना भी लिखें। और अगर हम प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ये है, प्लस करेंगे जितनी कलेक्शन हुई है, ये कलेक्शन है, इसमें से माइनस करेंगे जो हमने पेमेंट्स की हैं। अगर वो माइनस कर दें तो हमारा बजटेड कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड निकल आएगा, वो 49,500 का है। ये हमारा बजटेड कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ पीरियड। अब हम इसी की बुनियाद पे फरवरी का बजट बना सकते हैं। ये जो एंडिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 49,500। इसमें ऐड करेंगे आप रिसीट्स, और वो रिसीट्स हमने कैलकुलेट की थी जी जी 3,71,000, और जो पेमेंट की है हमने परचेजेस की वो 1,13,000 है। तो 371 और 1,13,000 दोनों यहाँ पे अभी चाहिए होगा 371,000। अब इसके अलावा अदर रिसीट्स के अंदर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड के सामने तो 0 लिखना होगा, लेकिन हमें जो रिसीव हुई है फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ अब वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ से जो पैसे आए हैं यहाँ पे 0 हैं, लेकिन फरवरी के महीने में वो पैसे आए हैं और वो 5,000 हैं। वो ओकेजनल रिसीट है, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगी। अब इसके बाद पेमेंट्स की बात करें तो परचेजेस की पेमेंट हमने दोबारा देख लेते हैं जी कितनी थी जी। परचेजेस की पेमेंट हमारे पास थी 1,13,000, तो 1,13,000 हमारी परचेजेस की पेमेंट है। इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस हम उसी टाइम पे कर रहे हैं, तो वो है जी। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर 1,15,000 जी, और लेबर के बाद 75,000 का आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, 80,000 के ये एक्सपेंसेस हैं। और इसके अलावा अदर डिस्पर्समेंट जो है वो 20,000 फॉर परचेज ऑफ लैंड हैं फरवरी के अंदर, तो वो लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड। लेकिन ये एक्सपेंस जो है ये जनवरी में नहीं आएगा बल्कि फरवरी में आएगा, ठीक है जी। और अगर हम बैलेंस निकालते हैं यहाँ पे तो 22,500 बनता है। अब आप देख लें यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, द कंपनी वांट अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 40,000। तो अगर कंपनी मिनिमम कैश बैलेंस कुछ मेंटेन करना चाहती है तो इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा। वो ऐड हम यहाँ पे करेंगे, ये दो चीज़ें मैं ब्रेड के साथ ऐड कर देता हूँ, इनको आपने समझ लेना है कि हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हमें कोई डेफिसिट होता है, नेगेटिव बैलेंस आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है, तो हम जो जितना शॉर्टफॉल होता है उसको बोरो करते हैं, तो हम बोरोविंग को ऐड करेंगे जी। वो कितनी बोरिंग करनी पड़ेगी, 22,500 आपका बैलेंस आ रहा है जबकि आपको 40,000 चाहिए। आप 40,000 में से 22,500 माइनस कर दें तो आपको 17,500 बोरो करना चाहिए। ये जो 17,500 है ये आप इसके अंदर ऐड कर दें तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 40,000 हो जाएगा।
हाँ, अगर कोई आपने बोरो किया हुआ है इसी तरह से और अगले महीने में सरप्लस बैलेंस आ जाता है तो आप उसको रीपे करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग लिखा जाता है एंड पे, और वो हम यहाँ पे लिख के उसमें से माइनस कर देंगे। अभी चूँकि कुछ भी माइनस नहीं करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। अगर यहाँ पे साहब ने कहा नेगेटिव है, तो जैसे अगर नेगेटिव आ जाता है तो अभी 22,500 आ रहा था, बैलेंस हम 40,000 चाह रहे हैं। अगर हम 5-10,000 जितना भी बैलेंस चाह रहे हैं अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो नेगेटिव और साथ जितना आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है उन दोनों को मिला के आप बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकते हैं और आप उस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकते हैं। आई होप समझ आई होगी बात। जी चलें, दैट्स ग्रेट जी। तो फिर ये जो कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस देम। आप इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपके सवालों को अकाउंट फॉर करेंगे। इफ़ देयर विल बी एनी इशू तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। ये जो स्टफ़ है जो मैंने सॉल्व किया है, आई विल बी गोइंग टू शेयर इट इन द ग्रुप। आप वहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। जी आई होप समझ आई होगी। अगर कोई इन केस ऑफ मैसिव सेल रिटर्न कैश बजट विल बी डिस्टर्ब, ऑब्वियसली ये बजट है जेंटलमैन, इसी को फोरकास्ट करते हुए हम बोरिंग का प्लान कर रहे हैं। अगर हमने जितनी कलेक्शन सोची थी हो जाएगी, अगर वो नहीं होती तो हमारे लिए अलार्म बजेगा, तो हम फ्यूचर की पेमेंट्स को उस हिसाब से फिर अलाइन करेंगे। यही इसीलिए तो फिर बजट बनाया जा रहा है। चलें जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होती है। जी मानूर, आप भी सवाल पूछ लें क्विकली। जी मान, सर गलती से हो गया था। अच्छा जी, ओके, समझ आ गई ये सॉरी बात। सर। यस सर, समझ आ गई। चलें, दैट्स ग्रेट जी। फिर आप प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीक में कुछ सवाल होगा तो आप पूछिएगा जी। अब्दुल सबूर, आप भी पूछ लें। अच्छा अब्दुल सबूर साहब, आपने भी गलती से हैंड रेस कर दी है। नहीं नहीं ओके, चलें, सर। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, पूछें जनाब। अच्छा सर, ये मैं एग्जिबिट कर रहा था 8.4, ये जो चैप्टर 8 में है ना, जी जी तो इसमें सर ये जो प्रोडक्शन बजट है उसका लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अज्यूम किया हुआ है 3,000 की एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी पहले अजम्पशंस ली हुई है कि 20% ऑफ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्वार्टर की जी, सेल्स का वो एंडिंग इन्वेंट्री ठीक है लेंगे। जी, ठीक है। तो अगर अज्यूम करेंगे तो अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं सर। नहीं, अज्यूम नहीं ना करना हमने, हमें अगले क्वार्टर की सेल को पहले देखना है। वो डाटा में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना एग्जिबिट से पहले, उसमें अगले क्वार्टर की सेल बताई गई होगी, फिर उसका 20% ही लिया गया होगा। अगर वैसे अज्यूम कर लिया गया तो ये दुरुस्त नहीं है। एजम्पशन नहीं लेनी हमने, जो कंपनी की पॉलिसी है उसी के हिसाब से हमें एंडिंग इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। सर वो फोर्थ क्वार्टर का उन्होंने अज्यूम कर लिया ना, फिफ्थ क्वार्टर क्योंकि गिवन नहीं है, डाटा भी नहीं है। नहीं, वो दिया होगा अगले साल की सेल का पहला क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर नहीं दी हुई जेंटलमैन तो आप पेपर टेप टाइप सिनेरियो देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर पेपर टाइप सिनेरियो देखते हैं तो जी फिर जी। आपको अज्यूम नहीं करना, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चल चलें, ठीक है सर। ठीक है जी, ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक।